एक राजकुमार मर गया, एक बास्टर्ड ने जंग जीत ली, 3 ड्रैगन राइडर्स जो अपनी ही क्वीन की बात नहीं मान रहे हैं, और एक राजकुमारी जिसने ड्रैगन तो क्लेम कर लिया लेकिन ड्रैगन अभी भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 1 के लिए मैं इतना एक्साइटेड था कि सुबह 6:30 बजे रिलीज होने वाले एपिसोड के लिए मैं 5 बजे से उठा हुआ था, क्योंकि सीजन 2 चाहे जितना भी स्लो रहा हो, गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स का कोई भी प्रोजेक्ट हो, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। द डांस ऑफ द ड्रैगन अभी ऑफिशियली नेक्स्ट ईयर में एंटर हो चुका है, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करिए चलिए सीधा घुसते हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 1 के ब्रेकडाउन में। एपिसोड की शुरुआत काफ़ी स्मार्ट तरीके से करी गई है। सीजन 2 जहां खत्म हुआ था, शो वहीं से हर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के स्टेटस हमें दिखाना शुरू करता है। सबसे पहले हमें दिखाई जाती है रेना, जो फाइनली शिप स्टीलर को क्लेम करने की कोशिश कर रही होती है। और यहाँ मुझे एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। पहले ड्रैगन उसकी बात नहीं सुनता, उसके कमांड्स इग्नोर करता है, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है और फिर लगता है कि रेना ने फाइनली शिप स्टीलर को क्लेम कर लिया है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे यहाँ से ही रेड फ्लैग मिलना शुरू हो गए हैं। ड्रैगन क्लेम करना एक अलग बात है और उसको कंट्रोल करना अलग बात है। खैर, रेना अपनी क्वीन की मदद करने के लिए ड्रैगन स्टोन की तरफ यहाँ से आगे निकल पड़ती है। दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग में सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। एमोंड को फाइनली पता चल चुका है कि उसका भाई एगॉन रेड कीप छोड़कर भाग चुका है, और ऑब्वियसली उसे ये भी पता चल चुका है कि इस पूरे प्लान के पीछे लॉर्ड लैरिस का हाथ था। आगे हम देखते हैं कि एगॉन एंड लैरिस को ब्लैक्स के कुछ सोल्जर्स पकड़ लेते हैं, और यहाँ लैरिस एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है। वो सच बोल देता है कि यही असली किंग एगॉन है, लेकिन अपनी मैनिपुलेशन और पॉलिटिकल स्किल्स को यूज़ करके वो सोल्जर्स को कन्विंस कर लेता है कि एगॉन को तुरंत मारने की जगह उसको क्वीन रिनेरिया के पास ले जाया जाए। और ऑनेस्टली ये एग्जैक्टली वही टाइप का मूव है जो सिर्फ लैरिस ही प्ले कर सकता है। फिर एपिसोड हमें ले जाता है ड्रैगन स्टोन, जहाँ पिछले सीजन की सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन का रिजल्ट देखने को मिलता है, एलिसेंट की पीस डील। और यहाँ सबसे शॉकिंग बात यह है कि एलिसेंट अपनी तरफ से ऑलमोस्ट सब कुछ देने के लिए रेडी है। वो प्रॉमिस करती है कि एमोंड और वेगर को हेरेनॉल भेज दिया जाएगा, रेड किप के गेट्स खोल दिए जाएंगे और रिनेरिया को एगॉन तक पहुंचने दिया जाएगा। बदले में उसकी सिर्फ एक ही डिमांड है, उसे उसकी बेटी हेलेना और उसके बच्चों को जिंदा छोड़ दिया जाए। और ऑनेस्टली यही मुझे सबसे बड़ा सवाल आया, क्या रिनेरिया इतनी आसानी से एलिसेंट पर भरोसा कर लेगी? क्योंकि अगर आप काउंसिल की साइड देखो तो किसी को भी ये डील पसंद नहीं आ रही। जिकैरिस भी इस प्लान के अगेंस्ट है, काउंसिल के मेंबर्स इसको मानने के लिए रेडी नहीं है। सबको लग रहा है कि ये एक ट्रैप हो सकता है, लेकिन रिनेरिया वो अपना डिसीजन ले चुकी है। और यही से मुझे लगता है कि उसके कैरेक्टर एक बहुत डेंजरस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है, क्योंकि जब रूलर्स अपनी काउंसिल की बात सुनना बंद कर देते हैं तब हिस्ट्री यूजुअली अच्छी डायरेक्शन में नहीं जाती। और मुझे लगता है कि शो यहाँ से रिनेरिया को डार्कर आर्क देने की कोशिश करने वाला है। लेकिन ड्रैगन स्टोन में प्रॉब्लम सिर्फ एलिसेंट वाली डील की नहीं है, एक और चीज़ बहुत क्लियरली सामने आ रही है। लोग रिनेरिया को क्वीन तो मानते हैं, लेकिन उसके ऑर्डर्स ओबे नहीं करते, और ये प्रॉब्लम हमें पिछले सीजन भी देखने को मिली थी। जैसे ही सी स्नेक की फ्लीट पर अटैक की खबर आती है, रिनेरिया खुद बैटल में जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन जेस उसको रोक देता है। और सिर्फ रोकता ही नहीं है, वो प्रैक्टिकली उसके डिसीजन को इग्नोर करता है और खुद बेला के साथ वॉर में निकल पड़ता है। और ऑनेस्टली ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पहली बार लगता है कि रिनेरिया अपने ही साइड पर कंट्रोल लूज कर रही है, और जब क्वीन के अपने ही सपोर्टर्स उसकी बात नहीं मान रहे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाती है। अब वापस चलते हैं किंग्स लैंडिंग की तरफ, जहां एलिसेंट फाइनली रेड किप लौट कर आ चुकी है, और यहां उसकी मुलाकात होती है एमोंड से, जो आयरन थ्रोन पर बैठ चुका है। और ऑनेस्टली यहां से पहली बार एलिसेंट के चेहरे पर मुझे सच्चा डर नजर आ रहा है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि एगॉन गायब है और एमोंड अभी भी हेरेनॉल की तरफ मार्च करने के मूड में नहीं है। वो किंग्स लैंडिंग में रुकना चाहता है, और यहाँ एलिसेंट को समझ आ जाता है कि अगर रिनेरिया ने अब अटैक कर दिया तो सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जा सकती है, क्योंकि अब तक रिनेरिया के अंदर थोड़ी बहुत ह्यूमिनिटी बची हुई थी, थोड़ा बहुत ट्रस्ट बचा हुआ था। लेकिन अगर एक और बेटा उससे छीन गया या फिर उसको फिर से धोखा मिला तो शायद वो किसी को माफ नहीं करने वाली, ना एलिसेंट को, ना हेलेना को, ना ग्रीन्स के किसी भी मेंबर को। और ऑनेस्टली एलिसेंट का ये डर बिल्कुल जस्टिफाइड भी है, क्योंकि अब ये वॉर पर्सनल हो चुकी है। और इसी वजह से एलिसेंट एक और पॉलिटिकल मूव खेलती है। वो हाई टावर आर्मी को एक लेटर भेजती है, जिसमें मैसेज दिया जाता है कि एमंड अब ऑफिशियली किंग है और कुछ ही दिनों में वो आर्मी को पर्सनली ज्वाइन कर लेगा। अब एक बात क्लियर है, एलिसेंट अब हर पॉसिबल तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंट्रोल अब उसके हाथ से निकल चुका है, और जितना ज़्यादा वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है उतना ही ज़्यादा सब कुछ टूटता जा रहा है। एपिसोड में आगे एलिसेंट और एमोंड के बीच काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, और फाइनली एलिसेंट उसे कन्विंस करने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो जाती है
कि उसे हेरनहॉल की तरफ मूव करना चाहिए। और ऑनेस्टली ये डिसीजन फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव हो सकता है, क्योंकि जब तक वेगार किंग्स लैंडिंग में है तब तक कोई भी साइड ओपनली अटैक करने से पहले 2 बार सोचेगी। लेकिन अगर वेगार सिटी से बाहर चली गई तो पावर बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ सकता है, और मुझे लगता है कि शो जानबूझकर इसी डायरेक्शन में मूव करने वाला है। लेकिन इस कॉन्वर्सेशन में जो सबसे शॉकिंग बात थी वो थी एमोंड और एलिसेंट के बीच की किस। देखो, हम सब जानते हैं कि GOT यूनिवर्स में भाई बहन के बीच वो वाला प्यार भी होता है और शादियां भी होती है, लेकिन एक माँ और एक बेटे के बीच में किस दिखाना ये काफ़ी डिस्टर्बिंग और एक काफ़ी शॉकिंग मूवमेंट था। अब बात करते हैं डेमन की, जो इस पूरे एपिसोड में फिर से प्रूव कर देता है कि बैटलफील्ड पर वो कितना डेंजरस है। हमें पता चलता है कि डेमन लैनिस्टर्स और उनकी फोर्स के खिलाफ जीत हासिल कर चुका है और स्टार्क्स भी अब फाइनली उसके साथ आ गए हैं। और ऑनेस्टली ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि नॉर्थ जब ऑफिशियली किसी के साइड खड़ा हो जाता है तो वॉर का स्केल कंप्लीटली चेंज हो जाता है, और डेमन एग्जैक्टली वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। जंग जीतना, पॉलिटिकल गेम्स खेलना उसका काम नहीं है, वो बैटलफील्ड का आदमी है, और बैटलफील्ड में वो अभी भी सबसे डेंजरस प्लेयर में से एक लग रहा है। दूसरी तरफ सर क्रिस्टन कोल और सर ग्वेन हाईटावर अभी भी वेट कर रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव सिंपल है, हेरनहॉल की तरफ मार्च करना, लेकिन एमोंड के बिना वो मूव नहीं कर सकते। और ऑनेस्टली यहाँ ग्रीन्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई सेंट्रल लीडरशिप नज़र नहीं आ रही है, और जब वॉर के बीच आर्मी के लीडर सिंक्रोनाइज्ड ना हो तो फ्यूचर में प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अब आते हैं एपिसोड के सबसे अंडररेटेड पार्ट पर, ड्रैगन सीड्स, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे व्यूअर्स इस सेक्शन को इग्नोर कर देंगे, लेकिन फ्यूचर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिनेरिया एमोंड और वेगर को मॉनिटर करने के लिए अपने नए ड्रैगन राइडर्स को भेज देती है, और यहाँ हमें तीनों ड्रैगन राइडर के बीच इंटरेक्शन देखने को भी मिलता है। सबसे ज़्यादा अटेंशन नेचुरली उल्फ द वाइट पर जाते हैं, और ऑनेस्टली उसके बैक स्टोरी काफ़ी डिस्टर्बिंग थी, लेकिन उससे भी फनी चीज़ ये थी कि इस बंदे को लॉर्ड और नाइट के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता, और यही मुझे प्रॉब्लम नज़र आती है। रिनेरिया ड्रैगन्स उन लोगों को दे रही है जिनको पावर हैंडल करना नहीं आता, और हिस्ट्री ने हमें बार बार दिखाया है कि गलत इंसान के हाथ में पावर देना कभी भी अच्छा आइडिया नहीं होता। और मुझे लगता है कि शो यहाँ फ्यूचर बिट्रियल का सेटअप कर रहा है, क्योंकि अगर आप बुक्स जानते हो तो आप ऑलरेडी समझ रहे हो कि ये स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है। इन ड्रैगन सीड्स में से हर कोई रिनेरिया के लिए लॉयल नहीं रहने वाला, और मुझे पूरा भरोसा है कि फ्यूचर में इनमें से कुछ लोग उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाले हैं। और जब ड्रैगन सीड्स अपनी ड्यूटी से थक कर वापस जाने का डिसीजन लेते हैं तो मुझे एक ही फीलिंग आ रही है, ये टेम्प्रेरी पीस है, क्योंकि एपिसोड का असली केओस अभी शुरू होने वाला है, और उस केओस का नाम था बैटल ऑफ गैलेट। और अगर आपने मेरी सीजन 3 प्रेडिक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि सीजन की शुरुआत ही बैटल ऑफ द गैलेट से होने वाली है, और एग्जैक्टली वही हुआ। अब हम देखते हैं कि ट्रायर्की और ग्रीन्स के मेंबर सी स्नेक के फ्लीट पर हमला कर रहे हैं, और यही से शुरू होती है एपिसोड की सबसे बड़ी एक्शन सीक्वेंस। ये बैटल जितनी खूबसूरत लगती है उतनी ही डेंजरस भी है। हर तरफ शिप्स, फायर और एरोज है, समंदर के बीच फुल स्केल नेवल वॉरफेयर हो रहा है, और ऑनेस्टली हाउस ऑफ द ड्रैगन में इस लेवल का नेवल कॉम्बैट देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अक्सर फोकस ड्रैगन पर ही रहता है, लेकिन यहाँ शिप्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और इसी बैटल में कॉलिस फिर से प्रूव करता है कि उसको सी स्नेक क्यों बोला जाता है, क्योंकि कॉलिस सिर्फ एक वॉरियर नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजिस्ट है, एक कमांडर है और एक एक्सपीरियंस्ड सेलर है। जब बैटल धीरे धीरे ग्रीन्स के फेवर में जाती हुई नजर आती है तब सी स्नेक की फ्लीट पर प्रेशर बढ़ने लगता है, और लगता है कि शायद बैटल यहाँ पे खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर एंट्री होती है ड्रैगन्स की, और यहीं से पूरा बैटलफील्ड का माहौल बदल जाता है। जेस और बेला अपने ड्रैगन के साथ वॉर में एंटर करते हैं, और ऑनेस्टली ये सीक्वेंस विजुअली एपिसोड के बेस्ट मोमेंट्स में से एक था। फायर, स्मोक, शिप्स, ड्रैगन्स सब कुछ एग्जैक्टली वैसे लग रहा है जैसे डांस ऑफ द ड्रैगन के वॉर में लगना चाहिए, और कुछ ही मोमेंट में बैटलफील्ड का मोमेंटम पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाता है। बैटल के दौरान हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, कॉलिस एक नैरो पैसेज का यूज़ करके एनिमी फ्लीट को ट्रैप करने की कोशिश करता है, और यहीं से फिर समझ आता है कि ये आदमी सिर्फ फोर्सेस से नहीं जीतता, ये दिमाग से जीतता है। इसीलिए कॉलिस वैलेरियन वेस्टरोस के सबसे लेजेंडरी सेलर्स में से एक माना जाता है। और ऑनेस्टली मुझे ये टैक्टिकल साइड भी बहुत पसंद आई, क्योंकि वॉर सिर्फ ड्रैगन से नहीं जीती जाती, कभी स्ट्रैटेजी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। बैटल के बीच एलन ऑफ हल को भी शाइन करने का मोमेंट मिलता है, और मुझे लगता है कि शो धीरे धीरे उसके कैरेक्टर को और बिल्ड कर सकता है। अभी उसका रोल छोटा लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में ये कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है, और मुझे लगता है कि राइटर्स उसके ग्राउंड वर्क अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन बैटल की दूसरी साइड कुछ और ही चल रहा होता है। रेना फाइनली शिप स्टीलर के साथ बैटलफील्ड में एंटर करती है, और शुरुआत में सब कुछ सही लगता है, लेकिन फिर वही मोमेंट आता है जिसका मुझे पहले से ही डर था। ड्रैगन क्लेम करना एक और बात होती है, और उसको कंट्रोल करना एक अलग बात। बैटल के दौरान शिप स्टीलर कुछ हैवी अटैक्स और एक्सप्लोजन्स फेस करता है, और उसके बाद वो रेना के ऑर्डर्स को इग्नोर करना शुरू कर देता है, और फिर सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब होने लगती है,
क्योंकि शिप स्टीलर अपनी ही साइड को डैमेज करना शुरू कर देता है। ऑनेस्टली ये पूरे एपिसोड के सबसे अंडररेटेड मोमेंट है, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। अब ड्रैगन्स अपने ही राइडर की बात नहीं मान रहे तो रेनेरिया का पूरा एडवांटेज खत्म हो सकता है। और मुझे लगता है कि शो यहाँ से फ्यूचर ड्रैगन सीड प्रॉब्लम को सेटअप कर रहा है। और फिर आता है वो मोमेंट जिसके बारे में हम सब जानते थे, लेकिन देखना फिर भी पेनफुल था, जेस की मौत। मैं ये चीज़ भी मेरे सीजन 3 के स्टोरी प्रेडिक्शन वाले एपिसोड में बता चुका था। अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जाननी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वो वीडियो भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। बैटल के केओस के बीच में वर्मेक्स को एक मैसिव स्कॉर्पियन बोल्ट लग जाता है और उस मोमेंट पर यही समझ आ जाता है कि सिचुएशन बहुत खराब होने वाली है। वर्मेक्स कंट्रोल लूज कर देता है और धीरे धीरे समंदर की तरफ गिरने लगता है और फिर जेस चला जाता है। ऑनेस्टली ये सीन इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि जेस उन कैरेक्टर्स में से है जिसे ऑडियंस जनरली पसंद करती है। वो केपेबल था, रिस्पॉन्सिबल था और फ्यूचर किंग मटेरियल था। उसकी डेथ सिर्फ एक कैरेक्टर की डेथ नहीं है, वो रेनेरिया के लिए एक और इमोशनल ब्रेकडाउन पॉइंट बनने वाला है। और यही से आती है मेरी सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। मुझे लगता है कि शो धीरे धीरे रेनेरिया को एक डार्कर पाथ पर ले जाने वाला है। अब देखो, उसने पहले ल्यूक को खो दिया, अब जेस भी मर चुका है, उसकी काउंसिल उसकी बात नहीं मान रही है, उसके ड्रैगन राइडर्स उसके ऑर्डर्स इग्नोर कर रहे हैं, उसके एलाइज भी हमेशा उसके कंट्रोल में नहीं रहते और अब उसने अपने सबसे केपेबल बेटे को भी खो दिया है। तो अब सवाल ये है कि एक इंसान कितना दर्द झेल सकता है। और मुझे लगता है कि ये सारे इवेंट्स मिलाकर रेनेरिया इमोशनली टूटने वाली है और मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि शो उसको मैड क्वीन वाले मोड पे ले जाने वाला है। ओवरऑल अगर बात करूँ तो एपिसोड का फर्स्ट हाफ ज़्यादा सेटअप और कैरेक्टर पोजीशनिंग पे फोकस कर रहा था और हर कैरेक्टर क्या कर रहा है, कौन किस साइड पर है और आगे क्या होने वाला है, ये सब एस्टैब्लिश हो चुका है। लेकिन सेकंड हाफ पूरा केओस था। ये एपिसोड एक बात क्लियर कर देता है, अब कोई भी सेफ नहीं है। जेस जा चुका है, एगोन की सिचुएशन खराब है, ड्रैगन सीड्स फ्यूचर में प्रॉब्लम बनने वाले हैं और रेनेरिया पहले से ज़्यादा डेंजरस बनने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनली लग रहा है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन अब उस स्टेज पर पहुंच गया है कि जहां हर एपिसोड में किसी बड़े कैरेक्टर की मौत हो सकती है। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, क्या रेनेरिया और ब्रूटल होने वाली है? क्या एमोन का डाउनफॉल इसी सीजन में देखने को मिल सकता है? और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और आपको एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी ज़रूर दबाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए फायर एंड ब्लड।